डीडी न्यूज पर। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए सभी सीटों पर हुआ शांतिपूर्ण मतदान। करीब 81% दर्ज हुआ मतदान। छिटपुट घटनाओं को छोड़ पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा मतदान। 2 मार्च को होगी मतगणना। मेघालय और नागालैंड में प्रचार का काम जारी। पीएम मोदी ने दिल्ली में आदि महोत्सव का किया उद्घाटन। कहा, आजादी के अमृत महोत्सव में ये देश की आदि विरासत की भव्य प्रस्तुति। जनजातीय समाज के कल्याण को बताया निजी संबंध और भावनाओं का विषय। पीएम मोदी ने ब्रह्म कुमारीज द्वारा शुरू किए गए जल जन अभियान का किया शुभारंभ। कहा, जल संरक्षण के संकल्प को अब देश एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहा। गोरखपुर सांसद खेल महाकुंभ में वीडियो संदेश के माध्यम से शामिल हुए पीएम मोदी। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर लगातार खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन को बताया जरूरी। डीडी डायलॉग अमृतकाल बजट में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा, नई टैक्स व्यवस्था से लोगों के हाथ में आएगा ज्यादा पैसा। मेक इन इंडिया और पीएम गति शक्ति को बताया देश की विनिर्माण क्षमता के लिए अहम। और फिजी में विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी में दोनों देशों ने किए वीजा छूट में समझौते पर हस्ताक्षर। विदेश मंत्री ने कहा, दोनों देशों के बीच संबंध घनिष्ठ और दीर्घकालिक। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। शाम 4 बजे संपन्न हुए मतदान में करीब 81% लोगों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल किया। राज्य ने इस बार भी चुनाव में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत दर्ज करने की अपनी परंपरा को बरकरार रखा है। त्रिपुरा ने देश के लिए शांतिपूर्ण मतदान का उदाहरण प्रस्तुत किया है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 200 कंपनियों को अभी भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में तैनात किया गया है। जिस प्रकार का हमें टर्नआउट की अंदेशा था, अनुमान था, तो उससे भी कई अच्छा टर्नआउट हुआ है। और विशेष करके हमने देखा कि महिलाएं यहाँ पे जो ब्रू वोटर्स या थर्ड जेंडर वोटर्स, ब्रिक वोटर्स, टी गार्डन वर्कर्स, सभी बड़ी मात्रा में उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन लिया। और कुल मिला के सभी 8 जिलों में इन ऑल 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज 1-2 ट्रेन इंसिडेंट्स छोड़ के चुनाव आज का शांतिपूर्ण रहा। और यही हमारा पहले से मिशन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि आदि महोत्सव विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। आदिवासी समाज को लेकर आज देश जिस गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ है। इतनी गौरवमयी परंपराएं, भिन्न भिन्न कलाएं, भिन्न भिन्न कलाकृतियां, ऐसा लग रहा है जैसे भारत की अनेकता, उसकी भव्यता कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ी हो गई है। ये भारत के उस अनंत आकाश की तरह है
जिसने उसकी विविधताएं इंद्रधनुष के रंगों की तरह उभर करके सामने आ जाती है। ये अलग रंग जब एक साथ मिलते हैं तो प्रकाश पुंज बनता है, जो विश्व को दृष्टि भी देता है और दिशा भी देता है। ये अनंत विविधताएं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोती है, तब भारत का भव्य स्वरूप दुनिया के सामने आता है। ये आदि महोत्सव विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। ये देश की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और पारंपरिक कला का भव्य उत्सव है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 27 फरवरी तक चलने वाला आदि महोत्सव जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का बड़ा प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी ने महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव के मंच पर पीएम मोदी का स्वागत परंपरागत ढंग से हुआ। जुलेखा बानो ने पीएम को लद्दाख की पश्मीना शॉल, ओडिशा के रामेश्वर मुंडा ने ताड़पत्र, छत्तीसगढ़ के अविनाश ने मढ़िया मदिन की मूर्ति और मेघालय के होनवेत ने श्रीयन से जुड़े उत्पाद भेंट किए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय विकास के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वो कदम गिनाए जो विकास के सफर में जनजातीय समुदायों के सहायक बने हैं। पीएम ने कहा कि जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार, पहचान और मांग सुनिश्चित करने के लिए 3000 से अधिक वनधन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। आज करीब 90 लघुवन उत्पादों पर सरकार एमएसपी दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। देश के हजारों गांव जो कभी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, उन्हें अब 4G कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। यानी जो युवा अलग थलग होने के कारण अलगाववाद के जाल में फंस जाते थे, वो अब इंटरनेट और इंफ्रा के जरिए मुख्य धारा से कनेक्ट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2014 से 2022 तक 500 से ज्यादा एकलव्य स्कूल स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 2004 से 2014 के बीच केवल 90 एकलव्य स्कूल खुले थे। जनजातीय समुदायों की जीवन शैली को सराहते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इसमें पूरी दुनिया के लिए संदेश है। आज भारत विश्व को यह बताता है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे जो ग्लोबल चैलेंजेस है ना, अगर उसका समाधान आपको चाहिए, आइए मेरे आदिवासी परंपराओं की जीवन शैली देख लीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। आदि महोत्सव में देश भर के जनजातीय समुदायों की समृद्ध और विविधतापूर्ण धरोहर को प्रदर्शित किया जा रहा है। महोत्सव में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान-पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला का नजारा किया जा सकता है। गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने ब्रह्म कुमारी के द्वारा चलाए जा रहे जल जन अभियान के शुभारंभ पर अपने वीडियो संदेश में बताया कि देश जल संरक्षण को लेकर सजग है। उन्होंने कहा कि भारत में सदियों से ऋषियों मुनियों ने भी प्रकृति, पर्यावरण और पानी को लेकर संयमित, संतुलित और संवेदनशील व्यवस्था का सृजन किया। देश बीते 8 साल से लगातार प्रयास कर रहा है। नमामि गंगे की सफलता भी उन प्रयासों में से एक है। प्रधानमंत्री ने जल जन अभियान की सराहना की। 21वीं सदी में दुनिया इस बात की गंभीरता को समझ रही है कि हमारी धरती के पास जल संसाधन कितने सीमित है। इतनी बड़ी आबादी के कारण वाटर सिक्योरिटी भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण दायित्व है, हम सबकी साझी जिम्मेवारी है। इसलिए आजादी के अमृत काल में आज देश, जैसा हम कहते हैं ना, जल है तो कल है, तो जल को कल के रूप में देख रहा है। जल रहेगा तभी आने वाला कल भी रहेगा,
और इसके लिए हमें मिलकर आज से ही प्रयास करने होंगे। मुझे संतोष है कि जल संरक्षण के संकल्प को अब देश एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहा है। ब्रह्मा कुमारी के इस जन अभियान से जन भागीदारी के इन प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने गोरखपुर में आयोजित हो रहे सांसद खेल महाकुंभ को भी संबोधित किया। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को खेल महाशक्ति बनाने की ओर सांसद खेल महाकुंभ एक नई पहल है। मैं मानता हूं कि अगर भारत को दुनिया की श्रेष्ठ स्पोर्टिंग पावर बनना है तो उसके लिए हमें नए नए तौर तरीके ढूंढने होंगे, नए रास्ते चुनने होंगे, नई व्यवस्थाओं का भी निर्माण करना होगा। ये सांसद खेल महाकुंभ ऐसा ही एक नया मार्ग है, नई व्यवस्था है। बिहार में सुशासन के दावों की पोल लगातार खुल रही है। कानून व्यवस्था का हाल बुरा है। जगह जगह हत्या और अन्य अपराध से लोगों में दहशत है। लोगों की सुरक्षा का दावा करने वाली खाकी यानी पुलिस भी बिहार में सुरक्षित नहीं है। बिहार में इन दिनों अपराधी बेलगाम हैं और विधि व्यवस्था खराब होने की खबरें अक्सर मीडिया की सुर्खियां बटोरते हैं। इसी कड़ी में कुछ हालिया घटनाओं का जिक्र मौजूद दिखाई पड़ता है। बिहार के गोपालगंज में 27 जनवरी को अंकित नामक एक नौजवान की समुदाय विशेष द्वारा मॉब लिंचिंग कर दी गई। छपरा में मुखिया पति के इशारे पर 3 युवकों के साथ लिंचिंग की घटना हुई, जिसमें एक युवक की मौत के बाद राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 23 सोशल नेटवर्किंग साइट और मैसेजिंग एप्स पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया था। छपरा जिले में हुई हिंसा के बाद इलाके में तनाव का माहौल देखा गया। शांति कायम करने के लिए 6 फरवरी से 8 फरवरी तक 23 सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसमें फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप को बंद रखा गया। ये घटना कारित करने के बाद अभियुक्त तो बैठे हुए नहीं है। हम लोग के पास जो भी टेक्निकल और जो पूर्व से हम लोगों का जो ट्रेंड रहा है अनुसंधान का और अभियुक्त गिरफ्तारी का, हम दोनों तरह से काम कर रहे हैं, मैनुअली और टेक्निकली। कहाँ छापेमारी हो चुकी है गिरफ्तारी? ये जगह तो आपको नहीं बता सकते हो। कहाँ? वो छपरा, सिवान और यूपी में 2 जगह पे। कितनी टीमें छापेमारी में? 4 टीम हमारी अभी भी लगी हुई है छापेमारी में। दूसरी घटना पश्चिम चंपारण के रतनपुरवा की है, जहां 6 फरवरी की शाम को एक युवक की पीट कर दूसरे युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस इसमें कड़ा एक्शन ले रही है और आगे भी यहाँ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कोई इस तरह से अपना कानून हाथ में ना ले। उसमें भी कार्रवाई हुई है, आप लोगों को पता भी चला होगा, उसमें भी अरेस्टिंग्स हो रही है। जो भी बेसिक बात यह है पुलिसिंग की, जो भी अपराध करेगा, जो इलीगल काम करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। लोगों की सुरक्षा का दावा करने वाली खाकी यानी पुलिस भी बिहार में सुरक्षित नहीं है। इसी महीने 8 फरवरी को कटिहार जिले में एक महिला पुलिस कांस्टेबल की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। महिला पुलिसकर्मी की हत्या से जहां लोगों में दहशत है, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बदमाशों की गोली का शिकार हुई महिला कांस्टेबल की पहचान प्रभा कुमारी के रूप में हुई। प्रभा कुमारी मूल रूप से मुंगेर की रहने वाली है। लड़की को गोली मार दिया गया है। गोली मार दिया गया है? 3-4 गोली मारा है जी, 3-4 गोली मारा है। बिहार में अपराधी बेलगाम नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों 5 फरवरी को जहां गोपालगंज के बथुआ बाजार में अपराधियों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया और लाखों के गहने लूटकर फरार हो गए। इस दौरान विरोध करने पर व्यवसायी पिता पुत्र को अपराधियों ने गोली मार दी। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। वैशाली जिले में बदमाशों ने आरजेडी नेता जयप्रकाश के बेटे मनीष को 25 जनवरी को गोली मारकर घायल कर दिया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने मनीष को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घायल मनीष की हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस बदमाशों को पकड़ने में जुट गई है। ऐसी घटनाओं के अस्तित्व में आने के बाद बिहार में प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टियों को बैठे बिठाए एक मुद्दा हाथ लग गया है। पटना ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज, दिल्ली।
हिमाचल प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है। दूरदर्शन ने आज हिमाचल प्रदेश की जनता को 24 घंटे के नए चैनल की सौगात दी है। आज से डीडी हिमाचल के 24 घंटे के चैनल की शुरुआत हुई है। डीडी हिमाचल पर आज से खबरों और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन के कार्यक्रमों के 24 घंटे प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज शिमला में डीडी हिमाचल 24x7 सेवा का शुभारंभ किया। गुरुवार का दिन हिमाचल वासियों के लिए बेहद खास रहा। हिमाचल के लोगों को डीडी हिमाचल चैनल की 24 घंटे प्रसारण सेवा की सौगात मिली है। डीडी हिमाचल अब 24 घंटे कार्यक्रमों और खबरों का प्रसारण करेगा। शिमला में आयोजित एक समारोह में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी शुरुआत की। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित कई गणमान्य हस्तियां मौजूद थीं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने इस मौके पर बताया कि डीडी हिमाचल को 24 घंटे करने के लिए एक नया स्टूडियो भी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस चैनल के 24 घंटे होने से हिमाचल की संस्कृति देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी और युवाओं और कलाकारों को मंच मुहैया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से अब हिमाचल प्रदेश को अपना 24 घंटे का चैनल डीडी हिमाचल समर्पित कर दिया गया है। दुनिया भर के पर्यटकों को आपने हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित करना है तो आपको उनको अलग अलग सेगमेंट्स के प्रोग्राम बनाकर दिखाने पड़ेंगे। आकाशवाणी ने, दूरदर्शन ने कोविड के टाइम पे शानदार काम किया। मैं आप सभी को, अपने अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि महामारी के समय जागरूकता फैलाने का काम आपने बहुत किया है। हमने युवाओं को ऑल इंडिया रेडियो का प्लेटफॉर्म दिया। आजादी के 75वें वर्ष में AIR नेक्स्ट करके हमने प्रोग्राम शुरू किया। यहां पर युवा एक एक घंटे रेडियो जॉकी बनते हैं और वो आजादी के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई, या आजादी के बाद किसी ने बहुत बड़ा काम किया उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई बातों को रेडियो पर बताते हैं ताकि स्थानीय क्षेत्र के लोग और जान सकें उनकी उपलब्धियों को लेकर। इस मौके पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डीडी हिमाचल को 24 घंटे करने पर केंद्र सरकार और सूचना एवं प्रसारण मंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने और प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध है। पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अनुराग ठाकुर जी का कि हिमाचल की आपने आवाज बने और हिमाचल की 70 लाख छोटी सी आबादी को आपने जो 24x7 दिया, ये तभी संभव हुआ कि आप वहां केंद्र में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं। इस अवसर पर मौजूद प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने बताया कि डीडी हिमाचल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं और कलाकारों को नया मंच मिलेगा। चैनल के 24 घंटे प्रसारण होने के साथ साथ दूरदर्शन केंद्र शिमला में प्रसार भारती द्वारा नए एंकर्स, वीडियो एडिटर्स, कैमरा पर्सन्स आदि संविदा पर नियुक्त किए जाएंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का तो सृजन होगा ही, स्थानीय प्रतिभाओं को भी नया अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि डीडी हिमाचल प्रदेश का पहला 24 घंटे का चैनल है। इस चैनल को केबल नेटवर्क के साथ तमाम DTH प्लेटफॉर्म पर भी देखा जा सकेगा। इसके माध्यम से हिमाचल की संस्कृति, लोक संगीत और कला के बारे में देश और दुनिया जान सकेगी। साथ ही हिमाचल के पर्यटन और खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हेल्थ सेक्टर में अब ड्रोन का उपयोग शुरू हो रहा है। आपातकालीन स्थिति में पहाड़ी क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। आज एम्स ऋषिकेश से टेहरी गढ़वाल जिले के अस्पताल के बीच ट्रायल किया गया। एम्स ऋषिकेश से 2 किलोग्राम एंटी-टीबी ड्रग्स मेडिसिन 40 किलोमीटर दूर महज 30 मिनट में टेहरी जिला अस्पताल पहुंचाई गई। आने वाले दिनों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने की जरूरत नहीं होगी। ड्रोन के जरिए कम समय में ऑर्गन भेजा जा सकेगा। इससे पहले कोविड टीकाकरण में ड्रोन का उपयोग किया गया था। केंद्र सरकार ऑर्गन और टिश्यू के ट्रांसप्लांट और डोनेशन को लेकर पूरे देश में एक समान पॉलिसी बना रही है। अब देश में ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट के लिए वन नेशन वन पॉलिसी तैयार की जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसकी जागरूकता के लिए सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में एक पाठ तैयार किया गया है जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा। नई नीति के तहत केंद्र सरकार ने डोमिसाइल की ज़रूरत को हटाने का फैसला किया है। इस संबंध में सभी राज्यों को सूचित किया गया है। अब ज़रूरतमंद व्यक्ति देश के किसी भी राज्य में जाकर ऑर्गन प्राप्ति के लिए रजिस्टर कर सकेगा और ट्रांसप्लांट भी करवा पाएगा। पहले राज्यों की ऑर्गन आवंटन नीति में ज़रूरतमंद व्यक्ति को अंग लेने के लिए डोमिसाइल की आवश्यकता होती थी और वो केवल अपने ही राज्य में ऑर्गन लेने के लिए रजिस्टर कर सकता था। डीडी न्यूज की ओर से हैदराबाद में आयोजित डीडी डायलॉग अमृतकाल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से जुड़े तमाम मसलों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। If earlier's old regime gave you incentives through exemptions to save, incentive through exemptions to insure, I'm giving you an incentive in that the rate of tax for your salaries have come down. I've also brought it in that your exemptions are provided, your standard deduction is also now provided for the new regime. That's the incentive. You have more money in your hand, use it the way you want. So that's the argument. And above all, the new regime is all simple. It'll come up with a form which is the new default form, which is the new one. You just enter it there and you are all done. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में सरकार की सभी योजनाओं में कमजोर वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। The focus again for the common man and the weaker sections is to ensure that their businesses are supported, their education is supported, the opportunities which are available for them to skill themselves is also given enough provision. So the SC, ST, OBC, backward, general backward and other backward are all kept in mind when we plan a scheme. And this time particularly, one opportunity was fully seized. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक बालाजी श्रीवास्तव और AICTE के चेयरमैन TG सीताराम ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के साइबर सुरक्षा हैकाथॉन कवच 2023 की शुरुआत की। कवच गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की पहल है जिसका मकसद नवाचार और तकनीकी समाधान के जरिए साइबर क्राइम की रोकथाम और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है। कवच साइबर सुरक्षा हैकाथॉन में उच्च शिक्षण संस्थान के छात्र फेक न्यूज़, सोशल मीडिया, महिला सुरक्षा, वित्तीय धोखाधड़ी, अश्लील सामग्री की रोकथाम, स्पैम अलर्ट और डिजिटल फॉरेंसिक जैसे क्षेत्रों की 20 समस्याओं का नवाचार के जरिए हल ढूंढेंगे। हैकाथॉन का ग्रैंड फिनाले 12 से 14 जुलाई 2023 तक आयोजित होगा। कवच 2023 साइबर सिक्योरिटी हैकाथन कई कारणों से भारत के तकनीकी इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें मुख्यतः इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी, स्टूडेंट कम्युनिटीज तथा अपॉर्चुनिटीज फॉर नेटवर्किंग एंड लर्निंग को चिन्हित किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि कवच 2023 छात्रों एवं स्टार्टअप्स को अपने क्रिएटिविटी, रिसर्च और इनोवेशन स्किल्स के प्रदर्शन हेतु एक उपयोगी मंच प्रदान करेगा। Participation can happen with students from higher education institutions, where regular students of any higher education institutions, including the IITs, graduate or postgraduate PhD, will be able to showcase their talent and generate out-of-the-box innovative solutions and ideas. And our track 2 is the registered startups also can participate, any Indian registered startup. The Kavach problem statement is basically 20 problem statements from the two departments, Bureau of Police Research and Development and Indian Cyber Crime Coordination Center have given these 20 problem statements. They are very unique and very, very important. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में BES एक्सपो 2023 की शुरुआत की, जिसके तहत प्रसारण और मीडिया प्रौद्योगिकी पर 27वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। इस बार की थीम नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्टिंग, क्रिएट, कनेक्ट एंड कैपिटलाइज रखा गया है।
यह एक्सपो 16 से 18 फरवरी के बीच प्रगति मैदान के हॉल नंबर 7 A, B, C और E में चलेगा। BES एक्सपो 2023 ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी इंडिया आयोजित कर रहा है। इसमें 50 से भी ज़्यादा फील्ड के उत्पादों की प्रदर्शनी लगी है। इसमें 10 देशों के इनोवेटर्स हिस्सा ले रहे हैं। BES एक्सपो 2023 में लगभग 4000 ब्रॉडकास्ट पेशेवरों के आने की उम्मीद है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र ने इस मौके पर प्रदर्शनी की शुरुआत की और BES अवार्ड भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती में तकनीक के विकास के लिए लगातार प्रयास चल रहा है। आज का जो ये एक्सपो है मेरे ख्याल से लगभग 3 वर्ष के बाद ये हो रहा है और आज हम देखते हैं कि बहुत उत्साह है, क्योंकि विविध देशों से लगभग 26 देशों से यहाँ पर जो है डेलीगेट्स आए हैं और यहाँ पर जो है पार्टिसिपेंट जो है एग्जीबिशंस के अंदर भी काफ़ी हैं। अब प्रसार भारती को इस बार जो है सरकार ने जो है लगभग 2500 करोड़ उपलब्ध कराए हैं, जिससे उनकी टेक्नोलॉजी को उन्होंने इम्प्रूव करना है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में। अब टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर सब यहाँ भारत में ही आए हुए हैं, उन्होंने अपना यहाँ पर जो है एग्जीबिशन में स्टॉल्स लगाए हुए हैं, तो विविध टेक्नोलॉजी जो हमारे तज्ञ हैं और इंजीनियर्स हैं उनको देखने को मिलेगी। और जो है मुझे लगता है कि प्रसार भारती इसका लाभ उठा के जल्दी जो सरकार ने पैसा दिया है उसको अपने सर्विसेज को अपग्रेड करेगा और अधिक बेहतर सर्विसेज पब्लिक को दे पाएगा। फिजी में वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की फिजी यात्रा के दौरान इस पर सहमति बनी। विदेश मंत्री ने कहा, दोनों देशों के बीच संबंध घनिष्ठ और दीर्घकालिक हैं। भारत और फिजी के बीच वीजा में छूट देने पर सहमति बनी है। फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में शिरकत करने आए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के साथ दोनों देशों का सहयोग और बढ़ाने की बात कही। फिजी के प्रधानमंत्री के साथ समझौते पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के बीच वीजा में छूट की राह खुल गई। India and Fiji have close and long-standing ties, and I think a large part of that is really built on our people-to-people linkages. We have been privileged to partner Fiji in its nation-building efforts across various sectors, in working with it in capacity building, in areas like health, education, agriculture. We've done projects in the sugarcane industry. We have worked together in renewable energy. विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री राबुका के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक में साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में अधिक निकटता से काम करने पर सहमत हुए हैं। We discussed regional and global issues of shared interest. We agreed to work more closely towards strengthening our multilateral cooperation, working strongly in international organizations. We particularly focused on the Pacific region because again India sees Fiji as a very important partner in the Indo-Pacific. फिजी के प्रधानमंत्री सितवनी राबुका ने विश्व हिंदी सम्मेलन की सहमेजबानी के लिए भारत की सराहना की। साथ ही फिजी के प्रधानमंत्री ने जरूरत के समय समर्थन के लिए भारत को आभार जताते हुए भारत को एक विश्वसनीय भागीदार बताया। India will always be a special friend and trusted partner to Fiji. Together we have built a robust, multifaceted partnership which covers cooperation in all major areas of nation building, including agriculture, education, health, climate change, and development of micro, small, and medium-sized enterprises. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिजी की संसद के सत्र का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने फिजी के सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने फिजी स्थित भारतीय उच्चायोग में एक कमेटी इवेंट में कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत फिजी को एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है, जिसके साथ भारत के ऐतिहासिक और स्थायी संबंध हैं। नांडी से अश्विनी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।